कैसा चल रहा है चुनाव? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है और हम हर जगह पहुंच रहे लोगों के बीच, लोगों से मेरे पक्ष में वोट देने का भी अपील कर रहे हैं, बाकी उनका जो समस्या है उसका निदान करने का भी कोशिश कर रहे हैं। जैसे वफ़ का मसला था तो वफ़ के ताल्लुक से हम घूमे, लोगों के बीच गए। उसके बाद आपका फिर जो अभी वोटर वेरिफिकेशन का वाला मसला चल रहा है SIR वाला, उसको लेकर हम लोगों के बीच जा रहे, प्रशासन से मिल रहे, BDO साहब से मिल रहे, CO से मिल रहे। जिनका जो समस्या होता है वो उठाते हैं, रखते हैं उनके सामने, प्रशासन के सामने। और अभी खास करके जो निवास प्रमाण पत्र वगैरह को रोक दिया गया है, बन नहीं रहा है, इसके लिए हम कई बार मिल चुके हैं और कई बार हम वार्निंग भी दे चुके हैं प्रशासन को कि आप लोग जल्द से जल्द इसका हल कीजिए। सर्टिफिकेट जो अप्लाई किए 3 तारीख के बाद से रोका हुआ था, तो वो जल्दी आप लोग शुरू कीजिए। क्योंकि आप देखते होंगे कि पटना में कुत्तों का भी निवास प्रमाण पत्र बन जाता है और हमारे सीमांचल के लोगों का और किशनगंज के लोगों का जो जेन्युइन है उसका ओरिजिनल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि प्रशासन किस तरह का रवैया अपना के रखा है। हो सकता है कि यहाँ का जो लोकल प्रशासन है उनको जिला से प्रेशर दिया हुआ है और ये निश्चित बात है कि जिला में भी ऊपर से प्रेशर दिया हुआ है कि आपको इनका काम रोक देना है, तो वही अभी हो रहा है। तो मेरा यहाँ के प्रशासन से, खास करके CO साहब, BDO साहब और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से मेरा मांग है कि आप लोग देखते होंगे, वीडियो भी वायरल हुआ है और अब चला भी है न्यूज़ में कि पटना में कुत्ते का भी आपका निवास प्रमाण पत्र बन गया है, गाड़ी का भी निवास प्रमाण पत्र बन गया है, ट्रैक्टर का भी बन गया है और हमारी इस इलाके के लोगों का अब तक नहीं बना है। सीमांचल के लोगों को लेकर अख्तरुल ईमान जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ सीमांचल में ये दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे लोगों का या खासकर सीमांचल वासियों का प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। क्या वाकई ऐसा है कि मतलब समस्या आ रही है या और क्या उसके बाद कुछ कार्यक्रम शुरू हुआ है जिस तरीके से अख्तरुल ईमान? नहीं, ये हकीकत है कि 4 जिला कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, इन 4 जगह का 3 तारीख के बाद से रोका हुआ था। प्रोसेस पेंडिंग में रख दिया गया था, निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था। 3 दिन पहले हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब विधानसभा में आवाज़ उठाए, पुरजोर तरीके से इसका मुखालफत किए, खिलाफ किए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर जगह हो रहा है, ये चारों जिला में नहीं हो रहा है। क्या आप लोग दाढ़ी टोपी देख के या मस्जिद के मीनार को देख के ही यहाँ का निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं? इस तरह का डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वेरिफिकेशन तरह का कर रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी कई जगह करवाया जा रहा है, पुलिस को भेजा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भाव है हमारे इलाके के लोगों के लिए। और ये तो हमारे उन लोगों के जहन में एक बात है कि हम लोग को वो लोग बांग्लादेशी मानता है, जबकि इन लोगों को शायद उनके पास डेटा नहीं है कि यहाँ कम से कम 40 और 60% का रेशियो है। अगर इन चारों जिला मिला के हम लोग 40% आबादी मुसलमान का है तो 60% आबादी गैर मुसलमान का भी है। उनको सिर्फ नज़र आता है किशनगंज, कोचादामन, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, उसी हिसाब से वो लोग अपना फैसला ले रहे हैं। हाँ, ये है कि हमारे अख्तरुल ईमान साहब के पास के बाद जब से वो सदन में आवाज़ उठाए है तब से कुछ हद तक काम शुरू हुआ है। ऐसे में जब लोग हम देख रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के भी नेता रहे हैं और अभी भी विधायक हैं, ऐसे में कई लोग बड़े दीवाने माने जाते हैं कांग्रेस के, RJD के। जब उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हम लोग बड़ा विकास कर रहे हैं, हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं। क्या ऐसे में आपको कहीं दिखता है कि RJD के या कांग्रेस के लोग धरातल पे कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है उनका काम बिल्कुल ज़ीरो है। 4.5 साल हो चुका है, हमारे विधायक इलाके से गायब है, कोई डेवलपमेंट का कोई काम नहीं, ना लोगों का दुख मुसीबत में रहते हैं, ना लोगों का पैरवी करते हैं जो जेन्युइन पैरवी हो, ना किसी भी सोशल मुद्दा में या फिर हमारे इधर का सामाजिक मुद्दा हो या इधर का क्षेत्रीय मुद्दा जो है उसमें कुछ बोलते हैं, ना वक्फ के मैटर पे बोलते हैं, ना SIR के मामले में बोलते हैं, किसी चीज़ में वो बोलते नहीं हैं। ना ब्लॉक में जो भ्रष्ट करप्शन बढ़ गया है, हर चीज़ में पैसा लगता है, ना उसमें कुछ बोलते हैं। अगर बोलते हैं तो आप हमें एक वीडियो दिखाइए, आप पूछिए उन कांग्रेस के लोगों से कि विधायक जी का वोटर वेरिफिकेशन के ताल्लुक से क्या बयान आया है या वो क्या किए हैं, कहाँ लोगों के बीच गए हैं, एक वीडियो या कुछ भी हम लोग को प्रमाण दिखा दीजिए आप। बाकी यहाँ पल्लाबारी पंचायत में 3 से 4 वार्ड ऐसा है कि आप बरसात का भी हल्का सा बारिश हुआ है आप जा नहीं पाएंगे पंचायत में, जबकि पल्लाबारी पंचायत दमलाबाड़ी से सटा हुआ है, उनके घर के नज़दीक है। इसी तरह आपका सरादीगी हो गया, बेलपोखर हो गया, उस पर आपका सिमल बारी हो गया, खोकसा बारी हो गया। ये रास्ता एकदम बदहाल है, रास्ता तो हर जगह का ख़राब है, लेकिन ये सब एकदम जा नहीं सकेंगे आप बरसात में। तो डेवलपमेंट के भी नाम पे एकदम कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि अभी चुनाव का वक्त है तो विधायक जी कहीं ना कहीं किसी बोर्ड का शिलान्यास करते हुए नजर आते हैं, किसी रोड का, जिसमें से अगर वो 15-20 बोर्ड का शिलान्यास किए होंगे, मुश्किल से 1-2 का काम होगा, बाकी 18 देखेंगे, बोला जाएगा कि आचार संहिता लग चुका है।
मुजाहिद आलम, अभी बड़ी चर्चा है, हम सुन रहे थे कि बहुत जल्द एमआईएम ज्वाइन करने वाले हैं, बहुत जल्द एमआईएम में शामिल होने वाले हैं और वो आरजेडी में चले गए हैं। क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए, सबका अपना सोच होता है, अपना चॉइस होता है। उनके पास दो ऑप्शन था, एमआईएम, आरजेडी। वो आरजेडी में गए तो उनका फैसला है, हम उस पर कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन हम ये बात ज़रूर कहना चाहते हैं जनता से कि मास्टर मुजाहिद आलम साहब को ही पिछले बार एमआईएम वहाँ 55,000 वोटों से हराया था। तो 55,000 वोटों का भरपाई करना नामुमकिन सा लगता है। तो जिस तरह से वो आरजेडी में गए हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कई लोग उसको पुराना बता रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि नया है। लेकिन मैं सिर्फ उसमें जो कहा गया है उसको लेके कहूँगा कि मुजाहिद आलम का कहना है कि वो तो बी टीम है और यहाँ तक कि उस मीडिया कर्मी का माइक भी पकड़ लेते हैं। तो इस तरह का बर्ताव और जैसे एमआईएम को बी टीम कहना, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, एमआईएम को बी टीम कहे, सी टीम कहे, इससे यहाँ का लोगों को, यहाँ का नेता को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हकीकत से सब वाकिफ़ है। पहले होता था कि 2015 में जब हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे थे तब बी टीम कहता था तो लोग उतना जानते नहीं थे एमआईएम को। ना ओवैसी साहब का वीडियो देखते थे, ना अख्तरुल ईमान साहब का वीडियो देखते थे, ना उनके बारे में ज़्यादा जानते थे। लेकिन 15 के बाद से मुसलसल पार्टी यहाँ मेहनत करता गया। जब से हमारे यहाँ का विधायक चुना गया है, उसके अलावा देश में ओवैसी साहब हर जगह हमारे, खास करके हमारे कौम, दलित और मुसलमानों के खिलाफ जो भी अत्याचार होता है, जो भी कानून बनता है, उन पे कहीं जुल्म सितम होता है, तो हर जगह बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं। तो इसी चीज़ को अगर वो लोग बी टीम कहेंगे तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग बी टीम होते तो पिछले बार 2020 के इलेक्शन में हम लोग 5 सीट जीतने का काम किए थे। यहाँ से 2019 बाइक इलेक्शन में भी जीतने का काम किए हैं। कोचा दमन और बहादुरगंज विधानसभा में हमेशा हम लोग लोकसभा में भी लीड किए हैं। तो लोग तो समझ रहे हैं ना कि ये बस एक बहाना है उन लोगों का, बी टीम सी टीम कहते हैं। और रही बात, कुछ लोगों का कहना था कि आप लोग गठबंधन में शामिल हो जाइए ताकि वोटों का विक्रम ना हो। तो आप देखे होंगे कि हमारे बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब के तरफ से लेटर लिखा गया था आरजेडी सुप्रीमो को गठबंधन में शामिल करने के लिए, बैठने के लिए। लेकिन वो लोग 2% वाले को स्टेज में बैठा देंगे, साथ में बैठा देंगे, गठबंधन में शामिल कर लेंगे, डिप्टी सीएम का चेहरा भी घोषित कर देंगे। लेकिन हम 18% वालों को वो लोग अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका सीधा मानना है काबिल लोग और मुस्लिम लीडरशिप ना उभरे, इसके खिलाफ है वो लोग। एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि यहाँ कमरुल हुदा जो आपके उपचुनाव में जीते थे, विधायक बने थे, बाद में फिर वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब कई लोग कह रहे हैं कि आरजेडी और एमआईएम दोनों तरफ से वो कहीं ना कहीं कश्ती करने की सोच रहे हैं। मतलब टिकट की चाहत में है कि आरजेडी से मिलेगा तब, और वहाँ से नहीं मिलता तो एमआईएम से मिलेगा, इस तरह की लोग बात कह रहे हैं। तो कितना सच है और क्या वाकई ऐसा है? देखिए, एक कहावत है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, उम्र में बहुत बड़े हैं तो वो समझ गए होंगे, ना इधर का ना उधर का, समझ जाइए आप। तो उनके साथ वही मसला है। उनको जब पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पार्टी से निकाला गया, क्योंकि वो चाह भी रहे थे कि मुझे पार्टी से निकाला जाए। एमएलए के बनने के बाद से जब से वो हारे थे चुनाव, तब से कुछ ना कुछ एमआईएम पार्टी के विरोध अपना बयानबाजी करते थे। वो जो 4 विधायक गए हैं उस गुट में शामिल थे उनको ले जाने में, तो ये सब जानबूझ के वो कर रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे पार्टी को ताकि मुझे निकाले। और पार्टी जाहिर सी बात है निकालेगा, पार्टी ने उनको निकाल दिया। उसके बाद वो आरजेडी का सरकार बना, बेनिफिट लेने के लिए सरकार का आरजेडी में चले गए। तो आरजेडी में महागठबंधन के साथ शामिल है कांग्रेस का, तो उधर आरजेडी की तरफ से भी टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस गठबंधन में उसके बाद वो टिकट मांग रहे हैं। वो कभी तेजस्वी यादव के साथ बैठते हैं, कभी तेजस्वी यादव के साथ पटना में मुलाकात करते हैं, कभी वो फिर यहाँ का जो आला कमान है आरजेडी का उस पर उंगली उठा देते हैं कि जिला अध्यक्ष का सीट बेच दिया गया है। यहाँ आरजेडी के नेता जो बाहर से आते हैं वो जिला अध्यक्ष या कोई भी पद जो होता है वो उसका पैसा लेके उसका बंदरबाट करते हैं। देखे होंगे आप, 1 महीना पहले एक वीडियो आया था उनकी तरफ से। तो कभी आरजेडी वालों पर भी उंगली उठा देते हैं, कभी वो यहाँ के जो लोकल विधायक है कांग्रेस से उनके खिलाफ बयानबाजी देते हैं। तो उनका कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि वो अभी परेशान है। वो परेशान इसलिए है कि उनका कहीं कुछ सेटिंग नहीं हो रहा है, दोनों तरफ उनका रास्ता बंद है। खैर, गठबंधन में जो हो वो उनका आपसी उनका फैसला है। लेकिन हमारे एमआईएम में वो मीडिया के सामने एमआईएम वाले को गाली देते हैं। कोई अगर फ़ोन करके होता है ना कि यहाँ इस इलाके के कुछ लोग उनको अगर चाहते हैं कि एमआईएम का है, पुराना है, पूछते हैं कि भाई आप क्या एमआईएम से टिकट लेंगे, तो एमआईएम वालों को बहुत गंदा गाली देते हैं फ़ोन में। और फिर रात में दामाद जी को अपना भेज देते हैं माजिद साहब के पास, या किसी हैदराबाद में कहीं भेज देते हैं पैरवी करने, या किसी और नेता के पास पैरवी करने भेज देते हैं टिकट के लिए। उनके साथ जो लोग घूमते हैं कभी उनको भेज देते हैं। तो उनका ये दोगलापन जनता के सामने है, लोगों के सामने है, हमारे जो हैदराबाद टीम है उनके सामने, हमारे बिहार का टीम है, सबके सामने उनका दोगलापन नज़र आ चुका है कि अभी वो तेजस्वी के साथ बैठते हैं, रात में फिर अपना दामाद को भेज देते हैं एमआईएम की तरफ बात करने के लिए। तो ये सब कुछ जान चुका है। और उनका दामाद के बारे में भी आपको बता दूं, कभी वो लोजपा में रहते हैं, कभी वो तौसीफ साहब के साथ एमआईएम पार्टी ज्वाइन करते हैं, कभी राजद ज्वाइन करते हैं। उनका भी किसी कल क्या होगा परसों क्या होगा उनका ठिकाना नहीं है।
तो ये उनका अभी रवैया चल रहा है। और आप देखेंगे एक हफ्ता पहले वो एमआईएम को कितना गाली दिया, ओवैसी साहब को कितना बुरा भला कहे, हम लोग पार्टी को बहुत बुरा भला कहे कि बी टीम है क्या क्या है, फिर वो उसी रात फिर पैरवी करने पहुंच जाते हैं। राजनीति में ऐसा ही होता है कि रात को कुछ कह रहे हैं, सुबह को कुछ कह रहे हैं, पता चला कि जिसकी मुखालफत रात कर रहे थे सुबह उन्हीं के साथ। तो राजनीति में तो होता रहता है। देखिए एमआईएम पार्टी इस बार यहाँ से सोच चुका है, एक बेबाक चेहरा, एक नौजवान, एक पढ़ा लिखा युवा को मौका देना है, क्योंकि एमआईएम पार्टी बोलने का नाम से जाना जाता है। एमआईएम के आप तकरीरें सुनते होंगे, लोग उनको पसंद करते हैं, हर जगह हर मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं, इस तरह के नेता को एमआईएम वाले पसंद करते हैं। और हमारे ओवैसी साहब का शुरू से कहना है कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, जो आना चाहते हैं, कंपलसरी नहीं है, प्रेशर नहीं है, जो आना चाहते हैं आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, ताकि हम लोग को राजनीतिक हिस्सेदारी मिले। तो इंशाअल्लाह जो भी फैसला होगा मेरे फेवर में होगा। और इसलिए चाहे इस बार कमरुल हुदा आए, जो आए, किसी का कुछ चलने वाला नहीं है। अगर कमरुल हुदा साहब आएंगे तो वो आप जानते होंगे कि वो 10th पास भी नहीं है, शायद कमरुल हुदा साहब 10th पास भी नहीं है, उसके अलावा वो उम्र दराज भी है। तो हर चीज़ पार्टी देखता है, हर चीज़ कंसीडर करता है, उसके हिसाब से अपना फैसला लेता है। तो हमारी पार्टी की तरफ से तो उनको ना कह दिया गया है, वो फिर भी ज़बरदस्ती पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो ये तो उनका फैसला है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा सीधा मकसद है कि जिस तरह से पिछले बार 5 सीट जीतने का काम किए थे, इस बार पूरे बिहार में हम लोग 15 से 20 सीटने का काम करेंगे। और इंशाअल्लाह सरकार में हम लोग भागीदारी के साथ रहेंगे। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करवाएंगे, किशनगंज में मेडिकल कॉलेज का स्थापना करवाएंगे, पोठिया ब्लॉक में आपका जो कॉलेज और स्कूल वगैरह नहीं है उसको भी बनवाने का काम करेंगे। जो बुरा कंडीशन में स्कूल है, हॉस्पिटल का बुरा कंडीशन है, उसमें डेवलपमेंट करवाएंगे। उसके अलावा टी प्रोसेसिंग यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इन तमाम मुद्दों पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और इसके लिए मेहनत जारी रखेंगे। पलायन बहुत ज़्यादा होता है, एजुकेशन मामले में पिछड़ा है, लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। यहाँ सरकार गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ताकि स्टूडेंट बीपीएससी वगैरह की तैयारी करे। तो इन सारे मुद्दों पे हम लोग इलेक्शन लड़ने का काम करेंगे। उसके अलावा जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, ब्लॉक में धांधली का मुद्दा हो या जिला में धांधली का मुद्दा हो या लोगों के दुख मुसीबत का मामला हो, इस सब चीज़ में हम लोग उनके साथ शामिल रहेंगे, उनके साथ मिल के लड़ाई लड़ेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ के जनता को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे।